आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जब एक एस्पिरेंट एचईएस एग्ज़ाम के बारे में सोचता है तो बहुत सवाल उसके मन में रहते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी कब से शुरू की जाए? क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर लेनी चाहिए, या जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए? क्या मेंस और प्री की तैयारी साथ हो सकती है? क्या मेंस की तैयारी शुरू पहले करें उसके बाद प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशंस में आए? ऑप्शनल का जो चुनाव है वो किस प्रकार किया जाए, और एक राइट ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए क्या हो सकता है? इस एग्ज़ाम की तैयारी में कितने साल लगते हैं? क्या यह तैयारी 6 महीने के अंदर ख़त्म हो सकती है? क्या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 साल का टाइम चाहिए? क्या इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग इम्पॉर्टेंट है? तमाम तरह के सवाल एक स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। तो आज से हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आने वाले 3, 4, 5 क्लासेस में एचएस एग्ज़ाम के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि एचएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए हम क्या करें। यह क्लास उन एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आने वाले टाइम एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो भी एचएस प्रिलिमिनरी का पेपर होगा उस एग्ज़ाम में बैठेंगे, और ऐसे एस्पिरेंट्स जो बार बार एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, उनसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। और निश्चित तौर पर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आने वाले सालों में एचएस एग्ज़ाम के बारे में प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये खाली एक क्लास नहीं है। एचएस एग्ज़ाम के डिफरेंट डायमेंशंस के लिए हमें 4, 5, 6 क्लासेस में गुजरना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इस एग्ज़ाम के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एचएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए हमें किस तरह की राइट जो प्लानिंग या स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रैक एचएस प्रीलिम्स एग्जाम। इससे पहले कि हम एग्ज़ाम के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करें कि जीएस में क्या करें, कौन से रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, कहाँ से कितना पढ़ें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का नेचर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि एचएस एग्ज़ाम के 3 फेज़ है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और इस टेस्ट एक गेटवे की तरह है, एक थ्रेशोल्ड की तरह है। यदि ये फेज़ आपसे क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर मेंस में आप अपीयर नहीं हो सकते। निश्चित तौर पे मेंस और इंटरव्यू का जो आपका स्कोर है उससे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, आपको कौन सा रैंक मिलता है वहाँ से ये तय होगा। लेकिन यदि प्रिलिमिनरी क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आगे की आपकी जितनी भी मेहनत है मेंस और इंटरव्यू की वो सब बेकार हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और प्रिलिमिनरी वाले पार्ट को बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं। उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक की बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब वो प्रिलिमिनरी में आते हैं तो प्रिलिमिनरी में कुछ मार्क्स से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। निश्चित तौर पे मेंस और इंटरव्यू वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन प्रीलिम्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा फेज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट होते हैं। अगर हम बात करें 3 फेज़ की तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें प्रीलिम्स में दिखाई देता है। और किसी एस्पिरेंट का अगर प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर मेंस और इंटरव्यू की बात तो बहुत दूर रहेगी। निश्चित तौर पर जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो पहले आप मेंस से शुरुआत करें, जो आपके मेंस एग्ज़ाम है वहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब आपका बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा सा पास में होता है तो हमें कुछ इस तरह की अप्रोच एग्ज़ाम को लेकर रखनी पड़ती है ताकि प्री एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। हम जानते हैं कि जो एचएस प्रिलिमिनरी है एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। और इस स्टेज में आपको 2 पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2। आपका पेपर 1 जीएस है, दूसरा पेपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। पहला पेपर आपका 200 मार्क्स का और दूसरा भी पेपर आपका 200 मार्क्स का है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों ही पेपर्स में 100 होंगे, यानी कि एक सवाल 2 मार्क्स का होगा। दोनों ही पेपर जीएस और एप्टीट्यूड 200 मार्क्स के, एक सवाल 2 मार्क्स का, और कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रिलिमिनरी स्टेज पे। यानी कि प्री में 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2।
प्रीलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेपर 2 आपका है, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी अगर एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो जीएस में चाहे आपने जितना भी स्कोर किया हो, पर आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पेपर 2 है वो क्वालिफाई हो जाए। इसमें क्वालिफाई के लिए 33% मार्क्स की आवश्यकता है। 33% मार्क्स का मतलब हुआ कि आपको 200 में से 66 मार्क्स आपको टिक करने पड़ेंगे। यदि आपको 66 मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आपका एप्टीट्यूड का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। फिर आप चाहे जीएस में जितना भी स्कोर कर लेंगे, आपका जो प्री है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि एप्टीट्यूड जो पेपर आपका है, जो कि बहुत बेसिक सा पेपर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। अगर आप थोड़ी अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आपकी बेसिक्स थोड़े क्लियर हैं, और जिनके नहीं भी है वो थोड़ी मेहनत करते हैं एप्टीट्यूड के साथ, तो बहुत कम टाइम के अंदर जो एप्टीट्यूड आपका है, जो भी आपको क्वालिफाई करना है, उसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। एप्टीट्यूड के लिए 66 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। अगर आपका एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर नहीं आता है, आपके मिनिमम मार्क्स आप नहीं ऑब्टेन आपसे हो पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप आगे मेंस में नहीं जा सकते। और एप्टीट्यूड में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छे नंबर लें, तो उसका भी कोई आपको एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन हमें इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके क्वालिफाइड मार्क्स है, एटलीस्ट हमें वो 2 एप्टीट्यूड पे मिल जाए। दूसरा पेपर आपका है जीएस का। जीएस के पेपर के बेस पे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा। जीएस के एग्जाम में जितने मार्क्स आपके आएंगे, अगर आपसे कट ऑफ को आपने क्वालिफाई कर दिया, आपने कट ऑफ को पार कर दिया, तो निश्चित तौर पे प्रीलिमिनरी के बाद फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो एप्टीट्यूड का पेपर क्वालिफाइंग है, 66 मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे। और जीएस का जो पेपर है, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम बात करें स्ट्रैटेजी की कि क्या हो स्ट्रैटेजी एप्टीट्यूड और जीएस की, मेरा मानना है कि प्रीलिमिनरी स्टेज एक क्वालिफाइंग स्टेज है, इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में कहीं ऐड नहीं होंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा तैयारी करें और बहुत अच्छे नंबर लेके आए, इसमें टॉप भी कर जाए, तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ सिर्फ हमारा सरोकार इतना ही है कि जो मिनिमम सा क्राइटेरिया है, कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा के नंबर आपके जीएस में आ जाएं, एप्टीट्यूड आपसे क्वालिफाई हो जाए, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी है, उसको चॉकआउट करने से पहले एक आइडियल स्कोर पे बात कर लेते हैं कि आपका आइडियल स्कोर प्रीलिमिनरी में क्या होना चाहिए। और किसी भी आइडियल स्कोर की जो प्रेडिक्शन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि पिछले 3 से 5 सालों के जो कट ऑफ रहे हैं एग्ज़ाम के, हमने उसका अध्ययन बहुत सूक्ष्मता से किया हो। अगर हम पिछले 3 एग्ज़ाम देखें तो तीनों ही एग्ज़ाम में जो कट ऑफ हैं वो 55% से 60% के बीच में रही है। यानी कि यदि आप 110 से 120 के बीच के नंबर हैं, यदि आप 110 से 120 अंकों के बीच का जो भी आपका स्कोर है, अगर आप कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, जो कि आपकी जो कट ऑफ तय करेगी, तो निश्चित तौर पे जो है आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। अब देखें कि 55 से 60% पिछले 3 सालों में स्कोर रहा है कट ऑफ का, तो हमारा आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ ही रहा है हर साल, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, और इसके अलावा ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि उस साल पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल कितना था। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने एग्ज़ाम में अपीयर हुए, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और तीसरा कि जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, और तैयारी का जो लेवल है स्टूडेंट्स का, वो तो ऑफकोर्स बढ़ ही रहा है। तो कहीं ये तमाम फैक्टर जो तय करते हैं कि उस साल एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन हम पिछले 3 सालों की कट ऑफ देखें तो 55 से 60% के बीच में कट ऑफ गई है पिछले 3 सालों में। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि हमारे दिमाग में एक आइडियल स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 65% मार्क्स का। 65% मार्क्स का मतलब हुआ 130 प्लस। यदि किसी एस्पिरेंट के 130 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो उसे बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए कि उसका प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो ही जाएगा। ये आइडियल स्कोर सेट करना क्यों ज़रूरी है? आइडियल स्कोर सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपको नहीं मालूम कि मुझे कितना स्कोर प्रीलिमिनरी में चाहिए, तो या तो आपकी तैयारी थोड़ी सी कम रहेगी, या आपकी तैयारी आप बहुत ज़्यादा फोकस प्री पे करेंगे, जिससे आपका मेन से थोड़ा सा फोकस हट जाएगा। जब प्री में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं, यहाँ आप बहुत टॉप कर जाएँ तो उसकी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने थोड़ा कम ध्यान प्रीलिमिनरी स्टेज पे दिया तो
तो हो सकता है कि मेंस की आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो लेकिन फिर आपसे प्री ही क्वालिफाई ना हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट है कि एक आइडियल स्कोर हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हम 65% का स्कोर लेके चलते हैं, 130 प्लस का हम स्कोर एग्जाम में करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्रिलिमिनरी फेज है वो आसानी से पार हो जाएगा। बाकी बहुत हद तक उस साल का पेपर का लेवल कैसा था उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब 65% का जो टारगेट है उसको हम कैसे अचीव करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारी किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की। जीएस के बेस पे ही आपकी कट ऑफ तय होगी कि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं या नहीं है। अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपका प्री क्वालिफाई होगा। अगर आपके कट ऑफ से थोड़े से कम नंबर होंगे या कट ऑफ से बिल्कुल बिलो आपके मार्क्स होंगे तो आपका फिर प्री क्वालिफाई नहीं होगा। तो एक एक करके हम जीएस के सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें जीएस वाले पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जीएस में यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो तकरीबन 7 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले एचपी जीके, मैं ये सारे कंपोनेंट्स में ही बताऊंगा। बाकी सिलेबस के बारे में जो प्रॉपर आपकी नोटिफिकेशन वो HPPSC की वेबसाइट पे है, आप जाके वहाँ से उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एचपी जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, EVS, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन है। तो कुल मिला के 8 सेक्शन है जीएस के लिए, 8 कंपोनेंट्स हैं जहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65% का हमारा टारगेट है, 130 प्लस का स्कोर हमें एटलीस्ट करना ही होगा एग्जाम में, क्योंकि यदि हम प्रिलिमिनरी में अपने स्कोर को लेकर बहुत श्योर नहीं होंगे तो उसका एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि अगर हमारा प्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के डायलेमा में जीते हैं। प्री एग्ज़ाम के बाद और प्रिलिमिनरी का रिजल्ट आने तक पूरा जो 1-1.5 महीने का टाइम होता है, अपना पूरा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है इसी सोच में कि वो श्योर नहीं होते कि उनका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं कि अपना इस पूरा 1-1.5 महीने के टाइम को पूरा यूटिलाइज करें तो हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम निश्चिंत होकर अपनी जो मेंस की तैयारी है डे फर्स्ट से ही हम अपनी स्टार्ट कर पाएँ। तो 65% स्कोर के लिए जीएस कि हमें किस भाग में किस तरह का हमें काम करने की आवश्यकता है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएस के जो अलग अलग 8 कंपोनेंट्स हैं, इन सभी 8 कंपोनेंट्स में मार्क्स का एलोकेशन किस तरह का है। तो यदि हम पिछले 3 सालों के पेपर देखें तो एक बहुत क्लियर कट सी बात है कि जो मार्क्स का एलोकेशन है बहुत डिफाइंड नहीं है। एक्सेप्शन की हिमाचल प्रदेश जीके। हिमाचल प्रदेश जीके में लगभग पिछले 5 सालों से एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जो भी हिस्सा सिलेबस का है उसमें कहीं भी सर्टेनिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर नहीं है। तो चलिए जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर से जो स्टैट्स हमें पता चल रहे हैं, ज़रा उसी के बेस पे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके से पिछले 3 सालों से 20 क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की सर्टेनिटी है, 20 सवाल पूछे ही जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री 10 से 15 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी 10 से 15, ज्योग्राफी भी 10 से 15, इंडियन इकोनॉमी 10 से 15, EVS आपके 10 से 15, आपका जनरल साइंस 10 से 15 और कंटेम्परेरी भी 10 से 15 सवाल जनरली पूछे जा रहे हैं। मैंने 10 से 15 की जो फ्रीक्वेंसी बनाई है, इंटरवल बनाया है, इसका मतलब है कि किसी साल हो सकता है कि 12 सवाल 13 सवाल पूछे गए हों, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 से 15 के बीच ही सवाल जो है सभी सेक्शन से पूछे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश जीके वाला जो पार्ट है वो बहुत सर्टेन हिस्सा है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो एलोकेशन है बहुत सर्टेन है, यानी कि 20 सवाल यहाँ से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आइए अब एक एक हिस्से की हम बात करते हैं कि कैसे हम जीएस के इन तमाम सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एचपी जीके वाला जो पार्ट है इसमें 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सीधा मतलब ये हुआ कि इस सेगमेंट का, इस सेक्शन का 20% का वेटेज है एग्जाम में। तो 20% का सीधा मतलब हुआ कि एक सवाल 2 नंबर का है,
यानी कि 40 मार्क्स के सवाल HPGK से पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स में दोनों में वेटेज 20% का है। 20% हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप में होता है। और ना केवल प्रिलिमिनरी में, यदि हम मेंस की बात करें तो GS के GS1, GS2, GS3 तीनों ही GS के पेपर में 1/3 हिस्सा जो है HPGK के क्वेश्चंस का है। अगर मार्क्स में इसको देखें तो 3 जो पेपर GS के हैं, हर एक 200 मार्क्स का पेपर है, तो 3 पेपर होंगे 600 मार्क्स के। 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स के क्वेश्चन तो सीधे सीधे HPGK से पूछे जाते हैं मेंस में भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ना केवल प्रिलिमिनरी में बट ऑल्सो मेंस में, और इंटरव्यू भी जब आपका होता है तो इंटरव्यू का लगभग 70% हिस्सा आपके हिमाचल प्रदेश के आसपास ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि HPGK वाला पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, प्रिलिमिनरी के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो HPGK वाले पार्ट को आप अच्छे से ना प्रिपेयर करें, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। तो HPGK की जो तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो आपके जैकपॉट का काम करेगा, नॉट ओनली प्री में, मेंस और इंटरव्यू में भी। तो HPGK की आप तैयारी बिल्कुल रिलीजियसली करें, बहुत थॉरोली आप हिमाचल प्रदेश को पढ़ें, क्योंकि अगर आपने हिमाचल प्रदेश की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें प्रिलिमिनरी में भी हो सकता है कि प्रिलिमिनरी आप बिना हिमाचल प्रदेश की हल्की तैयारी से भी क्वालिफाई कर लें, लेकिन फिर मेंस वाले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि HPGK जो है रिलीजियसली आपने पूरा प्रिपेयर किया हो। तो हम प्रिलिमिनरी में बात कर रहे हैं, तो HPGK वाला जो पूरा हिस्सा है इसको आप एंटायरली पूरा कवर कर लें, क्योंकि ये वो हिस्सा है कि जहाँ से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। HPGK में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि हम 3 सालों के स्टैट्स देखें तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डायनेमिक है, चीज़ें मॉडरेट से थोड़ी सी मुश्किल हैं। तकरीबन 12 से 15 सवाल ऐसे होते हैं कि अगर आपने थोड़ी अच्छे से तैयारी की तो निश्चित तौर पे आप उनको आंसर एक्यूरेट कर सकते हैं। 2 या 3 सवाल थोड़े ऐसे होते हैं कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप थोड़ी सी एलिमिनेशन मेथड्स का इस्तेमाल करें, टेक्निक का, तो निश्चित तौर पे उस टाइप के सवालों को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 1 या 2 सवाल कई बार इतना मुश्किल होता है कि जिसके बारे में आपने थोड़ा सा मुश्किल ही पढ़ा हो। आमतौर पे कल्चर और हिस्ट्री वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि तकरीबन 20 में से 20 क्वेश्चन ना सही तो 17 और 18 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमसे एग्जाम में अटैम्प्ट हो जाए। अब तैयारी कैसे करें, रिसोर्स क्या होगा? जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आकाश पब्लिकेशन की जो किताब है हिमाचल दर्पण, उसको गो थ्रू करें। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने से बचे, बहुत किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है, तो जहाँ भी आपको जानकारी मिलती है उसको थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश करिए अलग अलग सोर्सेज में, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो। लेकिन एक ही किताब का अपना बेस बनाइए। अगर आप एक किताब का अपना बेस बनाएंगे तो उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आकाश की जो किताब है हिमाचल दर्पण, अगर आप उस किताब को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ते हैं तो 90% जो आपकी HPGK वाली प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी हिस्सा रहा 10% का। 10% के लिए यदि आप हिमाचल प्रदेश का बजट, करंट ईयर का और इकोनॉमिक सर्वे जो कि पिछले साल का होता है आमतौर पर, अगर आप उसका अच्छे से अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी HPGK वाली तैयारी आपकी फुल प्रूफ हो जाती है। और हमारा टारगेट HPGK में इतना ही होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि 17 और 18 अगर आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं तो आप बहुत बड़े एक मोरल एज पे होते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है हिमाचल प्रदेश में। द वंडरलैंड एक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है, जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा वो जानते ही हैं। और अगर आपने वंडरलैंड को पढ़ा है और आई एम श्योर उसको आपने हाईलाइट किया होगा, जो लोग अब पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट करें। और वंडरलैंड में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छोड़ी जा सकती है, बहुत तरह की बातें ऐसी हैं जिसको आप असाइमिलेट कर सकते हैं। तो वंडरलैंड पढ़ते समय थोड़ा ध्यान से आप तैयारी करें, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करें कि कौन सा कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जिन लोगों ने अभी तक वंडरलैंड नहीं पढ़ी तो उनको भी घबराने वाली बात नहीं है। अभी आप जल्दी में वंडरलैंड के लिए ना जाएं, क्योंकि आप अभी अगर उसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सी बुक है। अभी बिल्कुल आपका एग्जाम सर पे है, तो अभी आप उस समय ना पढ़ें। अभी जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें कंटेंट को, और आप देखिए कि पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश की जीके से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। वंडरलैंड के अलावा
आकाश की ही इंग्लिश मीडियम में बुक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन उन्होंने किया। अगर आप चाहो तो उस किताब को पढ़ सकते हैं, 2 से 3 बार उस किताब को बार बार रिवाइज करें। अगर आप अच्छे से इतनी भी मिनिमम सी किताबें पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपका 90% आपकी जो प्रिपरेशन हिमाचल प्रदेश जीके वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि 17-18 नंबर तक हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। अब हिमाचल प्रदेश में बस एक ही चैलेंज है कि आपने अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ के बेसिकली कल्चर की बात करें, या हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में तमाम तरह के यहाँ नाम राजाओं के नाम हैं, तमाम तरह की विरासतें हैं, तो बहुत चैलेंजेस आपके सामने। अब चैलेंज इसी बात का है कि अगर आपने कोई रिविजन हिमाचल प्रदेश जीके में नहीं की तो फिर वो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक सुखद बात यह है कि हिमाचल से जो क्वेश्चन एचएस में पूछे जा रहे हैं, जिस एस्पिरेंट ने बहुत अच्छे से एचपी का अध्ययन किया होगा तो वो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो एचपी जीके वाला एक ऐसा हिस्सा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं दूसरे सेक्शन पे, इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री का मेरा यहाँ पे जो सरोकार है, इसी में मैं सिर्फ इंडियन कल्चर भी जोड़ूंगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी जोड़ूंगा। इन तमाम सारे सेक्शन को मिला के ये इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन है। इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि सर इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जाए, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी जाए, या मेडिवल हिस्ट्री को स्किप किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पार्ट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में 10 से 15 सवाल इस पार्ट से पूछे गए हैं। हिस्ट्री वाला एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है हिमाचल प्रदेश में। तकरीबन यहाँ 10 से 15 सवाल पूछे ही जाते हैं। ये सेक्शन ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का कट नहीं होंगे क्वेश्चंस, और ये बहुत ज़्यादा सवाल भी यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो 10 से 15 सवाल जो हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में जैसे कि हम जानते हैं कि एंशिएंट है, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। अब एचएस के लिए क्या अप्रोच हो सकती है? एचएस के लिए अप्रोच यही है कि अगर हम 10-15 सवाल देखें पिछले जो 3 सालों में एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री वाले पार्ट से, तो उसमें से तकरीबन जो आपके 50% से ज़्यादा के सवाल है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। अगर 10 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से होते ही हैं। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको रिलीजियसली आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बाकी 2-3 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से एग्जाम में अक्सर होते हैं। तो एक तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का आपने पूरा अच्छे से अध्ययन किया, दूसरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, और हमारे रिलीजन्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर और इसके अलावा गुप्तास। अगर आप ये हिस्से थोड़ा सा अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर से 1-2 सवाल आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की प्रॉब्लम ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री से कई बार 2-3 सवाल भी पूछे जाते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि मेडिवल हिस्ट्री पूरी थोड़ी सी स्कैटर्ड हिस्ट्री है और थोड़ा मुश्किल सा है इसको याद रखना। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए हिस्ट्री 65% के टारगेट के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, वो चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो मानते हैं कि उनका 65% का जो टारगेट है स्कोर का इस एग्ज़ाम में, उनके लिए हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो चाहे तो उसको गो थ्रू करें, पढ़ें। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मुगलास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भारत में सल्तनतों का काल रहा, वहाँ से भी कुछ न कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और पूरा मेडिवल जो हिस्ट्री है, इसमें पर्शियन लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर्किटेक्चर और आर्ट से भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस हिस्से को आप प्रिपेयर करें। वैसे भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत में, ये पूरा मेडिवल हिस्ट्री से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन यहीं से पूरे कवर हो जाते हैं। तो अप्रोच यही हो सकती है कि जिन स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री जैकपॉट है वो एंशिएंट भी पढ़े, मेडिवल भी पढ़े, लेकिन दोनों ही हिस्सों में थोड़ा सिलेक्टिव हो जाए और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ें। और जिन स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री 65% के स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, तो अगर 10 सवाल एग्जाम में आते हैं, अगर उनसे 5-6 सवाल भी एग्जाम में टैकल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट पे फोकस करें। थोड़ा बहुत हो जाए तो फिर वो हिस्ट्री की तरफ, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। मेडिवल को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। इंडियन हिस्ट्री के लिए मार्केट में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो ओल्ड एनसीईआरटी को गो थ्रू करें, +1 और +2 की बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। BL ग्रोवर की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए,
बहुत अच्छी किताब है। स्पेक्ट्रम की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, राजीव अय्यर की। और अगर आप ऑन एन एवरेज एंटायर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कृष्णा एंड रेड्डी की बहुत अच्छी किताब है इंडियन हिस्ट्री पे, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से उस किताब में सारा कंपाइलेशन हिस्ट्री का आपको मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपकी हिस्ट्री की कंटेंट की प्रॉब्लम फिर दूर हो जाएगी। जहाँ तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सवाल है तो उनके लिए भी मटेरियल का कोई क्रंच नहीं है। ये सारी किताबें जो मैंने आपको नाम बताएं सभी किताबें हिंदी मीडियम में अवेलेबल आज के टाइम में हैं, तो आप इन्हीं किताबों से अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं अब तीसरे सेक्शन की, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से भी देखें तो 10 से 15 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें छोड़ें, कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो ज्योग्राफी के लिए यही राइट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जब भी आप ज्योग्राफी की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करें। फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए एक फंडामेंटल, एक बेसिक्स है। जब तक आपको बेसिक्स आपको समझ नहीं आएंगे ज्योग्राफी के, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको ज्योग्राफी फिर अच्छे तरीके से आपको समझ आएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी में सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी भी आप बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें, बहुत अच्छे तरीके से काम करें। जहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर आप थोड़ा सेलेक्टिव हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट जो फीचर्स है, सिग्निफिकेंट जो वहाँ की बातें हैं, आप सब वही चीज़ अगर आप दिमाग में रखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज्योग्राफी जिनके लिए जैकपॉट है वो तो फिर फिजिकल पढ़ें, इंडियन पढ़ें और वर्ल्ड भी पढ़ लें। लेकिन जिनके लिए ज्योग्राफी थोड़ा चैलेंज है, वो ज़्यादा फोकस वो ज़्यादा फोकस जो है वो इंडियन ज्योग्राफी भी करें, क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी है तकरीबन यदि 10 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 5 से 7 सवाल इंडियन ज्योग्राफी के एग्जाम में रहते ही हैं। तो एटलीस्ट अगर आपसे फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन आपसे अच्छे से कवर नहीं भी हो रहा है, तो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप अच्छे से कवर कर लें, ताकि 4, 5 या 6 सवाल आपके आराम से ज्योग्राफी में कवर हो जाएं। तो एक बहुत बड़ा जो डैमेज हो सकता था, ज्योग्राफी अच्छे से ना आपने प्रिपेयर किया, तो थोड़ा सा वो बेसिकली मिट आउट हो जाए। तो इंडियन ज्योग्राफी तो आपको बहुत उसे फॉलो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो कर सकते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ चले जाएँ और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। एक और बात, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में आपको एटलस भी साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सवाल कई बार ऐसे ही पूछे जाते हैं जो सीधे सीधे मैप से होते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने मैप वर्क भी किया हो। और ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ें तो उसको फिर एटलस के साथ ही पढ़ें, उसको आप मैप के साथ ही पढ़ें, क्योंकि बिना मैप से जो भी आप तैयारी करते हैं ज्योग्राफी की, वो चीज़ें आपको फिर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज में ज्योग्राफी में यदि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, 9th और +1 और +2 की जो एनसीईआरटी, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पे पढ़ना चाहते हैं तो आपका माजिद हुसैन की बहुत अच्छी किताब है। माजिद हुसैन की किताब से आप इंडियन ज्योग्राफी को गो थ्रू कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एटलस बुक और आपका एनसीईआरटी 9th और +1 की एनसीईआरटी, और इसके अलावा आप इंटरनेट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इतने रिसोर्सेज को अगर आप हार्निश करेंगे ज्योग्राफी के लिए, तो आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप लूसेंट जो बुक है जीके की, उसको भी आप कुछ टॉपिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, इसके 2 पार्ट है, एक आपका स्टैटिक और दूसरा करंट। करंट वाला हिस्सा तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट एक सेपरेट हिस्सा अपने आप में भी है। और करंट अगर आप देखें, इंडियन इकोनॉमी ईवीएस को देखें और कोर करंट भी देखें, तो तकरीबन 40 से 50 सवाल आपको करंट के ही दिखाई देते हैं कुल मिलाकर। तो करंट का तो सीधा मतलब ये हुआ कि आधा पेपर जो भी होगा वो करंट बेस्ड ही होगा, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका कोर करंट अफेयर्स हो। लेकिन हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो भी साल भर में इकोनॉमिक अपडेट्स हुई, जो करंट अफेयर्स था, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन करंट अफेयर्स भी आपको तभी समझ आएगा जब आपको उसके बेसिक्स की नॉलेज हो, उसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो। इसीलिए आपको स्टैटिक पे भी काम करना पड़ेगा। और जब आप इकोनॉमी पढ़ें
तो करंट आप सामने रख, सबसे पहले आप सामने रखें और करंट के साथ उसको लिंक करने की कोशिश करें आप, जो आपकी इकोनॉमी की बेसिक बुक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सवाल थोड़े कई बार बेसिक से ही पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो इस तरह के टॉपिक्स भी रहते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आपको इकोनॉमी का जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक आपके चैप्टर्स हैं इकोनॉमी में, वो भी आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह बहुत अच्छी किताब है, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में मार्केट में अवेलेबल है। आप उस किताब को अच्छे से पढ़ें और उस किताब को जब आप पढ़ें तो सिलेक्ट करें कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए तरीका यही है कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखें और वहाँ से आप टॉपिक एक्सट्रैक्ट करें कि मुझे किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और इसके साथ करंट पे आपने बहुत अच्छा काम किया हो तो इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपके फिर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ भी जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम है कि अभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ी नहीं, बेसिक थोड़ी समझ नहीं आती, या जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इकोनॉमी पढ़ने का, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स जो करंट है इकोनॉमिक जो अपडेट्स हुई है पिछले 1 साल में, वो आपने बहुत अच्छे से कवर किया हो। तकरीबन 3-4 सवाल करंट अफेयर्स करंट इकोनॉमिक अपडेट से आपको आई जाएंगे एग्जाम में, तो इतना भी अगर उनसे हो पाता है तो फिर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि थोड़ा इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, जो बेसिक्स है, उसको आप रमेश सिंह से थोड़ा सा पढ़ लें। लेकिन रमेश सिंह की किताब को भी पूरा आपको थॉरली पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ टॉपिक्स उसमें से ऐसे हैं जो छोड़े जा सकते हैं, और उसमें भी जब आप उसको पढ़ें तो एक्सट्रैक्ट करें कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस एनवायरनमेंट साइंसेस का जो हिस्सा है, इसमें कि आपके बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, अब ये टॉपिक थोड़े हाल ही के दिनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ये एरिया थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है। पिछले 3 सालों के लिए हम क्वेश्चन पेपर देखें तो हमें ये समझ आता है कि इस पोर्शन से अब नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं, 10-12 से ज़्यादा ये 20 तक पहुँच गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ईवीएस वाले सेक्शन के लिए करें क्या। तो ईवीएस का जो बेसिक्स हैं उसके लिए 2 किताबें बहुत अच्छी किताबें जो बेसिक बुक्स हैं, एक तो शंकर आईएएस की किताब है, आप उसको चाहें तो इंटरनेट पे अवेलेबल इजीली अवेलेबल है, आप उसको पढ़ें तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिक समझाया गया है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज की किताब है एनवायरनमेंट साइंस की, वो किताब हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में हर बुक स्टॉल्स पे अवेलेबल है। आप उस किताब को बाय करें तो आपको समझ आएगा कि बहुत अच्छा एक उसमें कंपाइलेशन किया है एनवायरनमेंट साइंस का, आप बेसिक को वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा इस पार्ट से जो ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जो इंक्लिनेशन क्वेश्चंस का है, वो ज़्यादा करंट वाले हिस्से की तरफ है। तो जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो एनवायरनमेंट वाले हिस्से को थोड़ा सा पिन पॉइंट करें और कंप्लीट जो एक प्रिपरेशन है एनवायरनमेंट की उसको आपका, इसमें आमतौर पर समिट्स कोई एक्ट बना है, कोई इंपॉर्टेंट डे था या कोई थीम थी इंपॉर्टेंट, तो इस टाइप के ज़्यादा सवाल आते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बेसिक्स के लिए शंकर आईएएस की किताब आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश के कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो कोर्स बुक है एनवायरनमेंट साइंस की, जो कि हिमाचल प्रदेश के बुक स्टॉल्स पे हर जगह अवेलेबल इजीली है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, और ये हिस्सा बाद में आपको मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पूरा एक अपने आप डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा अपने आप एक चैप्टर है, और क्लाइमेट चेंज का अपने आप बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो भी वहाँ भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वाले हिस्से में आप थोड़ा एक्सेल करने की कोशिश करिए, इसको अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अपने बेसिक के साथ जो स्टैटिक जीके है यहाँ से, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स को भी पूरा असेंबलेट करिए। अब हम आते हैं जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस के से भी 10 से 15 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जनरल साइंस का चैलेंज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रहता है, लेकिन मेरा मानना है मिथ है। अगर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे जनरल साइंस मुझसे नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ अपने आप में, क्योंकि जनरल साइंस वो साइंस है जो हमने 10th तक साइंस पढ़ा होता है। 10th तक हम सभी ने पढ़ी है साइंस, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में। सवाल ये कि उन्होंने बहुत सालों से जो आपके साइंस के जो आपके बेसिक चैप्टर्स थे उनको गो थ्रू नहीं किया। एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज जनरल साइंस के साथ हो सकता है। चैलेंज एक ही बात का है कि एक बार स्टार्ट तो करें, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ आपको साइंटिफिक जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको जानने की बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब बेसिक बातें हमने अपने कोर्स बुक्स में, अपने एनसीईआरटी में हमने पढ़ी हैं। जनरल साइंस वाला हिस्सा भी आप बिल्कुल ना छोड़ें। कई बार हो सकता है कि जो सेक्शंस आपने अपने जैकपॉट बना के चल रहे हैं आप,
वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल वहाँ से आ जाए और आपने जनरल साइंस बिल्कुल ना पढ़ा हो तो थोड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। जीएस के सारे सेक्शन का आपने कुछ सेक्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सारे सेक्शन का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो जनरल साइंस भी आपने थोड़ा सा गो थ्रू किया हो, और इसके लिए रिसोर्सेज में लूसेंट पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है जनरल साइंस की, आप उसी को गो थ्रू करें। आप देखेंगे पिछले 3 सालों में साइंस से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो लूसेंट पब्लिकेशन ने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया है। आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत जनरल साइंस की केस में नहीं है। सबसे लास्ट में बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से 10 से 15 सवाल आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर को सिर्फ 10 से 15 सवालों में जोड़ना ठीक नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर्स को मैं मानता हूँ कि इस एग्जाम का वाटरशेड है। पेपर हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ा सा स्टैटिक रहे, और पेपर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करंट हो जाए। तो करंट अफेयर का तो मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा अपने आप में रोल हो रहा है। एक तरफ हम जीएस ले लें, एक तरफ हम करंट अफेयर्स ले लें, इस तरह से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी तो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर पेपर बहुत बैलेंस पेपर हुआ, जीएस और करंट अफेयर को मिला के हुआ पेपर, तो फिर भी 10-12 सवाल तो करंट अफेयर से पूछे ही जाएंगे। लेकिन यदि सारा करंट ओरिएंटेशन हुआ, इकोनॉमी, ईवीएस, तो तकरीबन 40 से 50 सवाल आपको करंट अफेयर से दिखाई देंगे। करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स इस साल का पूरा करंट अफेयर्स भी आपको गो थ्रू करना है, ताकि करंट अफेयर वाले हिस्से को आप अपना जैकपॉट बना सके और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएं। और बात करते हैं करंट अफेयर के रिसोर्सेज की, तो करंट अफेयर मुझे लगता है कि रिसोर्सेज का कोई क्रंच नहीं है। आप किसी भी पोर्टल से जाके करंट अफेयर्स की आराम से तैयारी कर सकते हैं। बात यह कि अगर आप हो सके तो न्यूज़पेपर रीडिंग करें, द हिंदू आप पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ें। उससे सबसे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक समझ हो जाएगी। अगर आप न्यूज़ सुनते और पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है, और जो चीज़ें हो रही हैं उसका क्या रेलिवेंस है। जब आपको रेलिवेंस समझ आता है तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस हिस्से से करंट अफेयर में सवाल पूछा जा सकता है। इस न्यूज़पेपर रीडिंग और न्यूज़ सुनना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसका रेलिवेंस समझ आए। बाकी जहाँ तक बात रही कंटेंट की, आप किसी भी पोर्टल पर जाके कंटेंट को आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्किल की यहाँ आवश्यकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू, यानी कि जो इवेंट है उसका रेलिवेंस है। यदि है तो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, यदि नहीं है तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए तरीका कि न्यूज़ सुने, ठीक न्यूज़पेपर पढ़ें, और पिछले 1-1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है उसको आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू किया, तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जीएस वाले पेपर में जो हमने टारगेट सेट किया था 65% का, अगर आप इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर टारगेट आपका अचीव हो सकता है। एक तो और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, कुछ हिस्से हैं जो इस जीएस वाले एग्जाम में जैकपॉट हो सकता है। अब जैकपॉट क्या हो सकता है जरा देखते हैं। हिमाचल जीके जैकपॉट हो सकता है, तो इसलिए हिमाचल जीके पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस। करंट अफेयर जैकपॉट हो सकता है, इसलिए करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस। हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा जैकपॉट हो सकता है, इसलिए ज़्यादा फोकस इस बात पे भी होना चाहिए। और इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है, इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट भी आपको जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री वाला जो पार्ट है स्टैटिक है। एक बार आपने अच्छे से गो थ्रू किया तो आपका चैलेंज खत्म हो गया। पॉलिटी वाला हिस्सा अब जरा सबसे लास्ट में बात करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी भी जैकपॉट है अपने आप में, क्योंकि एक बार आपने इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, आपको सिर्फ कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए, जिसके लिए कि लक्ष्मीकांत की किताब बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो मैक्सिमम बुक है। अगर आपने एक बार एमएस लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ लिया इंडियन पॉलिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी कुछ करंट जो चल रहा है वो निश्चित तौर पर जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिटी की आपकी 100% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर में 4 सेक्शन, 4 कंपोनेंट मानता हूँ कि जीएस के जैकपॉट्स हैं। अगर ये सेक्शंस आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि 50% से ज़्यादा का स्कोर में आपको बहुत मुश्किलें खड़ी होगी। हाँ, बाकी दूसरे हिस्से जो जीएस के हैं, आप इन पे भी इतना से तैयारी तो कर ही लीजिए कि तकरीबन अगर जो टोटल इनका जो क्वेश्चन यहाँ से होंगे उसका 50% वहाँ से भी कवर हो जाए, ताकि सीधा सीधा आप जो 65% का जो आपका टारगेट है वो आपका पूरा अचीव हो जाए। और एक दो बात और इम्पॉर्टेंट है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल प्रदेश हो या आपका यूनियन हो, करंट फिस्कल ईयर की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सेंसिस वाले डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल तैयार रखें, तकरीबन 3-4-5 सवाल आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें जो आपकी 1 साल के अंदर हुई है वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
तो ये एक बेसराइट हो सकती है स्ट्रैटेजी कि जीएस की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप जीएस की तैयारी में ध्यान रखते हैं कि मेरा कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा जो टारगेट 65% है, उस 65% के टारगेट के लिए कौन से सेक्शन पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है और किस सेक्शन को मैं थोड़ा सा लीस्ट अगर थोड़ा डिवोट करता हूँ तो मेरा जो स्कोर है व्हाटअप से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हुई जीएस की। अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, एप्टीट्यूड की। जैसा कि हम जानते हैं कि एप्टीट्यूड का पेपर क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको 33% मार्क्स ही आपको ऑब्टेन करने हैं। 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एप्टीट्यूड के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये कि हम कितना टाइम डिवोट करें। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं रही स्कूल टाइम में, उनको तो यही सलाह है कि वो थोड़ा लंबे टाइम से तैयारी शुरू कर दें, 3-4-5 महीने का टाइम लगाएं। जिनको थोड़ा मैथ्स में बहुत दिक्कत है समझने में, बेसिक समझने में, वो थोड़ी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। 9th-10th का मैथ्स थोड़ा सा गो थ्रू करें। आमतौर पर जो सारे सवाल है 9th-10th की टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं। तो 9th-10th का जो मैथ्स है उसको आप थोड़ा सा घर पे गो थ्रू करें और तकरीबन 4-5 महीने आप मैथ्स के साथ अपना टाइम डिवोट करें। और जिनकी इंग्लिश ख़राब है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर रीडिंग लगातार वो करते रहें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला बहुत बड़ा हिस्सा है। फिलर्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में। उसके लिए यही हो सकता है कि जिनका बेसिक ख़राब है वो सिर्फ इंग्लिश जो रीडिंग है उस पर काम करना शुरू कर दें। और जिनका मैथ्स ख़राब चल रहा है, मैथ्स जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है, 9th और 10th का जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स है आपकी, उसको 3-4-5 महीने एग्जाम से तकरीबन 6 महीने पहले उसकी आप जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो बेसिक चीज़ें मैथ्स की उसको आप समझना शुरू कर दें। अब बाकी जिनका बेस अच्छा रहा है, अब वो इस एग्ज़ाम के लिए क्या करें। जब ये एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस एग्ज़ाम को कैसे थोड़ा ब्रशअप करें। आइए, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम का हम थोड़ा देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या इस एग्ज़ाम में रहते हैं और पिछले 3 सालों का सिनेरियो क्या है। तो जनरली एप्टीट्यूड का जो पूरा सिलेबस है इसको मैं 4 भागों में बांटूंगा, हालांकि अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सीधा क्रक्स में इसको 4 भागों में बांटूंगा। एक है इंग्लिश, दूसरा है रीजनिंग, चौथा है मैथमेटिक्स, पांचवा है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। यही हिस्सा है अगर हम लेक्चर में बात करें तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और पिछले 3 सालों में हम देखें तो जो मार्क्स का एलोकेशन रहा है इन 4 हिस्सों से, तकरीबन इंग्लिश में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग से भी 25 से 35 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैथ्स का भी यही हाल है, 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें कि हम डीआई भी जोड़ेंगे और इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन में से भी आपकी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चारों ही सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो सेगमेंट आपको लगता है कि कोई इरेलीवेंट सा सेगमेंट है जहाँ से सवाल कम पूछे जाए। लगभग सभी सेगमेंट से इक्वली सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को, पेपर को हमें क्वालिफाई करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे जो है उसको बेसिकली क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब जो 66 मार्क्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी हो सकती है। तो इंग्लिश वाला एक ऐसा सेक्शन है जिससे बहुत ज़्यादा माथा पची करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश वाले हिस्से में देखें तो एक आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी, और अगर आपकी लंबे टाइम से रीडिंग एबिलिटी है, आप चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और आमतौर पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसी में 4 ऑप्शंस होगी, और अगर आप पैसेज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो आपको उसको आंसर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन का सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। तकरीबन 10 से 15 मार्क्स आपके यहीं से पूरे आ जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश वाले हिस्से में एक तो रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप रीड आउट चीज़ें कर रहे हो, और दूसरा जो फिलर्स भी इसमें पूछे जाते हैं वो आमतौर पे या तो थोड़ा ग्रामेटिकल बेस्ड हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल, प्रेपोजिशन के बारे में सवाल हो सकते हैं, या टेंस के बारे में सवाल हो सकते हैं, या मॉडल्स हो सकते हैं, या इसके अलावा जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत सुपीरियर हो। अगर आपकी स्किल्स बहुत सुपीरियर है रीडिंग स्किल, तो निश्चित तौर पर जो है आपको इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसके अलावा ग्रामेटिकल सेक्शन जो कि आपको बाद में मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, आर्टिकल्स, टेंसेस, वर्ब, प्रपोजिशंस, एडजेक्टिव, कंजक्शन। अगर आपको थोड़ी बहुत इसकी अच्छी खासी जानकारी है तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको बहुत अच्छे नंबर में कोई दिक्कत होने वाली है। इंग्लिश के लिए तो बस यही राइट ढंग हो सकता है कि आप लंबे टाइम से रीडिंग स्किल्स अपनी डेवलप करें, सुपीरियर तरीके से आप पढ़ें। जो सुपीरियर रीडर होते हैं वो सुपीरियर चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उन्हें कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में कोई बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। जहाँ तक बात है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स की, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी ग्रामेटिकल सेक्शन में आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, एडवर्ब, वर्ब वाला हिस्सा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर अगर वहाँ से भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसको आप आसानी से टिकल कर लेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मुझे लगता है कि इस पेपर में जैकपॉट है। अगर आप रीजनिंग वाले सेक्शन को थोड़ा अपना अच्छा कर लेंगे तो फिर काफ़ी हद तक आपके एप्टीट्यूड को क्वालिफाई करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। रीजनिंग बहुत बेसिक सा रीजनिंग इसमें पूछा जाता है और रीजनिंग के लिए अगर आप RS अग्रवाल की बुक को बहुत अच्छे से गो थ्रू करते हैं, रीजनिंग के कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग वाले हिस्से में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। रीजनिंग के लिए यही एक राइट हो सकती है स्ट्रैटेजी की, जितने जो भी RS अग्रवाल की बुक में टॉपिक्स हैं सब आप उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। आमतौर पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए बस आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत बड़ी कोई दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ इस पार्ट में अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लगातार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके लिए पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर का यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स वाले हिस्से से भी 25 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग DI में एक और बात है कि DI से सवाल पूछा ही जा रहा है। 1 या 2 सवाल पिछले 3 सालों से पूछे ही जा रहे हैं जब से एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो DI वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले मैथ्स के बेसिक्स आपके बहुत क्लियर हो। इसमें भी अर्थमेटिक वाला हिस्सा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एल्जेब्रिक चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी और बाकी बेसिक टॉपिक्स मैथ्स के परसेंटेज, एवरेज, आपका रेशियो और प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, कुछ ये टॉपिक्स रहते हैं जहाँ से आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक मैथ्स, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है कि RS अग्रवाल की आप किताब पढ़ें, उसमें बहुत क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बेसिक फॉर्मूलाज को आप लर्न करिए, कुछ शॉर्टकट्स भी यदि मैथ्स में हैं तो आप उनको भी सीखिए और बाकी पिछले 3 सालों क्वेश्चन पेपर देखिए कि कहाँ से किस एरिया से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर भी देखा गया, उससे लास्ट ईयर भी देखा गया, मैथ्स के बाद थोड़े कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो तरीका बस यही है कि इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रीजनिंग वाले सेक्शन में भी टिपिकल भी क्वेश्चन आएंगे तो इतना टिपिकल नहीं हो सकते कि वो सॉल्व भी ना एग्जाम में हो। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश और रीजनिंग वाला हिस्सा आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अगर आप दोनों सेक्शन में 20 सवाल भी अगर आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन का सीधा मतलब हो जाएगा 80 मार्क्स। अगर इसमें नेगेटिव का भी रोल रहेगा तो भी कहीं ना कहीं आप जो है एक जो आपका 66 मार्क्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। बाकी मैथ्स वाले हिस्से के लिए RS अग्रवाल की बहुत अच्छी किताब है, उसको आप गो थ्रू करिए और मैथ्स के कुछ चैप्टर आपने बहुत अच्छे बना लीजिए। कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके लिए पिछले 3 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आपको अंदाजा हो ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चौथे सेक्शन की जो कि अपने आप में है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से भी 25 के तकरीबन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस पार्ट की प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में कोई ऐसा कोई अच्छी किताब अवेलेबल नहीं है। तो ये सेक्शन वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं, जिन पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप इंटरनेट का थोड़ा सहारा लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेक्शन थोड़ा बहुत मुश्किल आपको हो सकता है। लेकिन यदि इस सेक्शन में थोड़ा आपको लगता है कि मटेरियल का क्रंच है तो अगर आप 3 सेक्शन पे फोकस करेंगे तो भी आपकी एप्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड के जो 66 मार्क्स का जो बेंच मार्क है उसको आप आसानी से छू सकते हैं। एक और बात कि एप्टीट्यूड में
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी आएगी, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बनेगी। कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ साल में क्वेश्चन थोड़े से उलझे हुए रहते हैं, मुश्किल सवाल आते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा आपका लेंथी हो जाता है और स्टूडेंट से एक्सपीरियंस से आते हुए सवाल भी एग्जाम में छूट जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। तो प्रैक्टिस आप खूब करिए, इस सेक्शन में बेसिक्स को समझिए, पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करिए। तो मुझे नहीं लगता कि 66 मार्क्स यानी कि 33% का जो आपका एक मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने का जो टारगेट है वो बहुत दूर आपसे होगा। और लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ तो आपको पार करनी ही पड़ेगी, पर साथ में नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत बड़ा रोल अपने आप में है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या करें, और नेगेटिव मार्किंग हम जानते हैं कि एचएस के पेपर 1/3 है, इसीलिए आप तुक्केबाजी से, बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी से बचें। आप कोशिश क्या करें कि जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आप कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन को आप करिए। सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए, ऐसे सवाल देखिए जिसके जवाब आपको बिल्कुल सही आते हैं। सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करिए कि जिसके जवाब आपको आ सकते हैं लेकिन वो 2 ऑप्शन में बहुत क्लोज कॉल है, तो उसको आप एलिमिनेशन के टेक्निक के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा, जिसको लेकर आप श्योर नहीं है, उसको एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं। तुक्केबाजी से बिल्कुल बचें, क्योंकि कई बार तुक्केबाजी करने से एग्जाम में जो आपका स्कोर है वो डाउन हो जाता है। आप इतना ही फोकस रखिए, यदि आपके 65 क्वेश्चन अगर आप आसानी से आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं, 70 क्वेश्चन आपके आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो आपको फालतू की तुक्केबाजी से आपको बचना होगा। पेपर मुश्किल भी आएगा तो ऑफकोर्स जो आपकी कट ऑफ है डाउन आएगी, तो आपको बिल्कुल एग्जाम में उस फियर से बचना है कि पेपर बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगा तो सभी के लिए मुश्किल होगा, और आसान होगा तो भी सभी के लिए आसान होगा। हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो मिनिमम आसान क्वेश्चंस हैं वो हमारे एटलीस्ट गलत ना हो। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वो भी वो गलती से उनको एग्जाम में गलत कर लेते हैं। तो आसान क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो बिल्कुल भी गलत ना हो, एग्जाम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लगता है कि 2 में क्लोज कॉल है, तो थोड़ा आप एलिमिनेशन के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बस अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो आपका टारगेट है, यदि आपको दिख रहा है कि वो अचीव होते दिख रहा है, तो फालतू की बेवजह के जो अटेम्प्टेशन है उससे आप बचिए। उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। उससे हो सकता है कि जो आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। एक और बात, इस एग्ज़ाम में मैंने देखा जीएस वाले पेपर में कि 100 सवाल जो होते हैं, तकरीबन कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, जिसके एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मालूम होते हैं, लेकिन वो इतने प्रेडिक्टेबल इसके आंसर हो सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन के टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, आप ऑप्शंस को बहुत क्लोजली देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि 20 से 25 सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे इसमें जो बिना प्रिपरेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो एग्ज़ाम में अलर्ट रहने की, आपकी मेंटल अलर्टनेस की। तो आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेक्टिव लगी होगी और आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। और कोई भी आपके एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी आपके सवाल है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी क्लासेस यूट्यूब पे भी जो हमने वीडियो अपलोड करने शुरू किए हैं आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम एचएस के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करिए।